आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। आ गई है नई कहानी। आप लोग पढ़ के बताइए कि ये कहानी कैसी है और आप लोग अपना फुल सपोर्ट कीजिए इस कहानी को। तेरे बेटे से ज़्यादा प्यारा मुझे मेरा बिजनेस है। तुम्हारे बेटे की जान जाए या ना जाए, पर अगर मेरा बिजनेस तेरी वजह से मेरे हाथ से चला गया तो मैं तुझे इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दूंगी। ये कहते हुए वीरांगना वहाँ ज़मीन पर बैठे एक उम्रदराज व्यक्ति के माथे से अपनी बंदूक हटा लेती हैं। वह व्यक्ति गिड़गिड़ाते हुए वीरांगना से कहता है, देखो, तुम मेरी कंपनी के शेयर्स लेना चाहती हो, पर अगर मैंने मेरी कंपनी के शेयर्स तुम्हारे नाम कर दिए तो निश्चल मेहता मेरे बेटे को जान से मार देगा। वीरांगना ने शैतानी हंसी हंसते हुए उस आदमी को देखती हैं और फिर पलक झपकाते ही उस आदमी के कॉलर को पकड़कर उसके माथे पर अपनी बंदूक टिकाते हुए कहती है, और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी, तेरे साथ साथ तेरा पूरा परिवार अपनी जान से हाथ धोएगा। पर हाँ, ये कहते हुए वीरांगना रुक जाती हैं। वो आदमी वीरांगना से पूछता है, पर क्या? वीरांगना उस आदमी के माथे से अपनी बंदूक हटा लेती है और कहती है, हाँ, अगर तुमने अपनी कंपनी के शेयर्स मेरे नाम कर दिए तो कोई भी तुम्हारे बेटे का और तुम्हारे परिवार का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। ये बात तुम भी जानते हो कि अगर वीरांगना राठौर कोई वादा करती है तो उसे जान से ज़्यादा मानकर निभाया करती है। ये कह वीरांगना उस आदमी का कॉलर छोड़ देती है। वो आदमी अपना सर नीचे कर सोचने लगता है, हाँ, बात तो सही कह रही है। वैसे तो ये किसी से ऐसे वादा नहीं करती हैं, और अगर वादा कर ले तो उसे पूरी जान से निभाती हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि निश्चल मेहता से ज़्यादा पावरफुल वीरांगना राठौर है। अगर मैंने मेरे कंपनी के शेयर्स निश्चल मेहता को दे दिए तो मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, और अगर वीरांगना के खिलाफ़ खड़े होने का पर अपनी जान से ज़रूर जाऊँगा, और अगर मैंने कंपनी के शेयर्स वीरांगना के नाम कर दिए तो मुझे भी फ़ायदा होगा और निश्चल मेहता भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सोचकर उस आदमी ने अपना सर ऊपर उठाया तो देखा वीरांगना उसे ही घूर रही थी। वो थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहता है, ठीक है, मैं शेयर्स तुम्हारे नाम कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। वीरांगना उसकी बात सुन गुस्से से उसे घूरने लगती है और कहती है, शर्त? चल बोल, आज पहली बार किसी को मौका मिला है कि वो मेरे सामने अपने शर्त रख सके, नहीं तो जो भी मेरे सामने शर्त रखता है उसका उस खेल से निकल जाना बनता था। पर चल फिर बता कि क्या शर्त है तेरी। वो आदमी कहता है, तुम तो जानती हो कि निश्चल मेहता भी मेरे शेयर्स के पीछे पड़ा है, और अगर मैंने मेरी कंपनी के शेयर्स तुम्हें दे दिए तो वो मेरे बेटे की जान ले लेगा। तो मेरी शर्त ये है कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। वीरांगना उसकी शर्त सुनकर गुस्से में आ जाती है और कहती है, ये क्या बकवास है? तुझे मैंने शर्त रखने को कहा था, ना कि तेरे बेटे की शादी का प्रस्ताव। वो आदमी कहता है, पर मेरी शर्त यही है, अगर तुम्हें मेरी कंपनी के शेयर्स चाहिए तो मेरे बेटे से शादी कर लो। उसके बाद मुझे विश्वास हो जाएगा कि कोई भी मेरे बेटे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वीरांगना उसकी बात सुनकर कहती है, तुझसे वीरांगना राठौर ने वादा किया है कि तेरे बेटे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, तो तुझे क्या मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा जो तू मेरे सामने ये शर्त रख रहा? वो आदमी कहता है, नहीं, मुझे विश्वास तो है, पर मुझे फिर भी अपने बेटे की चिंता है। अगर तुम उसके आसपास रहोगी तो कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानना चाहती है तो मैं अपनी कंपनी के शेयर्स तुम्हारे नाम नहीं करूँगा। वीरांगना उसकी बात सुन कुछ सोचती है और कहती है, तेरी शर्त मानने से पहले मैं एक बार तेरे बेटे से मिलना चाहती हूँ। मैं कल उनसे मिलूँगी, और हाँ, उसे सब बताकर ही मेरे पास भेजना, ताकि वो मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब ना करे। मैं तुम्हारी बात का जवाब तुम्हें अकेले में ही दूंगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। ये कह वीरांगना उस आदमी की तरफ देखती हैं। वो आदमी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वीरांगना वहाँ कुर्सी पर पड़ा अपना ब्लैक कोट उठाती है और वहाँ खड़े आदमी को इशारा करते हुए कहती है, जाओ, इसे इसके घर के बाहर छोड़ देना। ये कह वीरांगना वहाँ से चली जाती है। वीरांगना के जाते ही वहाँ खड़ा उसका एक गार्ड्स उस आदमी से कहता है, चलिए। वो आदमी ज़मीन पर खड़ा होता है
और अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए खुद से ही कहता है, आज मुझे मेरे बेटे के लिए लड़की मिल गई। अब तुम्हारी वीरांगना शादी से मेरे बेटे से ही होगी, फिर वो चाहे किसी भी ढंग से हो। ये सोच वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। अनिरुद्ध जायसवाल मेंशन। घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी में से वही आदमी निकलता है जिसकी कंपनी के शेयर्स वीरांगना चाहती हैं। उस आदमी की गाड़ी से निकलते ही वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है और उस आदमी को देख वहाँ खड़ा गार्ड दरवाज़ा खोलता है और वो आदमी घर के अंदर चला जाता है। रात के वक्त वीरांगना अपने बेड पर बैठी कुछ काम कर रही थी। उसके बेड पर उसका लैपटॉप, कॉफ़ी कप, फाइल्स और एक डायरी पड़ी हुई थी। उस डायरी पर एक काले रंग का कवर था और उस कवर पर सफ़ेद रंग से कह न पाए लिखा हुआ था, वीरांगना और लड़कियों की तरह लंबे बाल नहीं थे। उसके बाल मुश्किल से उसके कंधे तक ही थे क्योंकि उसे लंबे बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। आंखों पर गोल चश्मा और नाइट सूट पहने वीरांगना अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी। अचानक ही उसके फ़ोन पर किसी की कॉल्स आती हैं और उसके फ़ोन की स्क्रीन पर मिस्टर जायसवाल फ्लैश होने लगता है। वीरांगना बेड से खड़ी होती है और कॉल उठा लेती हैं। वो फ़ोन को कान में लगाए बालकनी की तरफ चली जाती हैं। वीरांगना कहती है, बोलिए मिस्टर जायसवाल, आपने हमें इस वक्त फ़ोन किया, क्या आपको हमसे इस वक्त कोई ज़रूरी काम था? दूसरी तरफ से मिस्टर जायसवाल की आवाज़ आती है, बताने के लिए फ़ोन किया था। नहीं, ज़रूरी काम तो नहीं था, वो तो मैंने बस ऐसे ही तुम्हें कुछ। वीरांगना कहती है, सॉरी मिस्टर जायसवाल, पर अभी मेरे पास आपसे बात करने का टाइम नहीं है। यह कह वीरांगना कॉल कट कर देती है। वीरांगना वहाँ से जाने ही लगती है कि उसका फ़ोन दोबारा बजने लगता है। वीरांगना कॉल उठाती है तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, वीर वीर कॉल मत काटना, वो मैं तुझे कुछ बताना चाहता था इसलिए मैंने तुझे कॉल की थी। देख वीर, पहले मेरी बात सुन ले, उसके बाद कॉल कट कर देना। वीरांगना उसकी बात सुन कहती है, आपके पास सिर्फ 5 मिनट है मिस्टर अविनाश जायसवाल, आपको जो भी कहना है आप जल्दी से 5 मिनट में अपनी बात कहिए। दूसरी तरफ से अविनाश की आवाज़ आती है, क्या यार वीर, तुम आजकल इतना व्यस्त हो गई हो कि हमारी बात सुनने के लिए अब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता। तुम्हें पता भी है आज कितने दिनों बाद हम बात कर रहे हैं और तुम आज भी सिर्फ 5 मिनट दे रही हो। वीरांगना अविनाश की बात सुन कहती हैं, तुमने क्या मुझे यह सब बताने के लिए कॉल किया है? अगर तुम्हें यही सब कहना है तो मेरे पास टाइम नहीं है। वीरांगना की कोल्ड आवाज़ सुन अविनाश कहता है, नहीं, मुझे तुम्हें यह बताना था कि कल मैं मेरे घर के रास्ते में जो अनाथालय है मैं वहाँ जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। देखो वीर, माना कि तुम्हारे पास टाइम नहीं होता, पर प्लीज़ तुम मेरे लिए इतना टाइम तो निकाल लो। ये बात तुम भी जानती हो कि आज पहली बार मैंने तुमसे दिल से कुछ मांगा है, तो प्लीज़ मना मत करना। प्लीज़ वीर, मेरे लिए कल मेरे साथ चलो। ये कह अविनाश चुप हो जाता है। वीरांगना अविनाश के चुप होते ही कहती है, अविनाश, कल मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं शायद तुम्हारे साथ ना आ पाऊँ। तुम ऐसे ही कोई भी फालतू की उम्मीद मुझसे मत रखना। ये कह वीरांगना कॉल कट कर देती है। कॉल कटने के बाद वीरांगना अपना सर ऊपर उठाती है और देखती है कि आज आसमान में चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। वो अपना सर नीचे कर दूर तक अपनी नज़र डालती है और फिर कमरे में आ जाती हैं। वीरांगना कमरे में आकर बेड पर बैठने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर लगभग 16 साल की लड़की आती हैं और वीरांगना से कहती हैं, दीदी, मैंने खाना बना दिया है, आप जल्दी से आकर डिनर कर लो। वीरांगना उस बच्ची से कहती है, बच्चों आप जाकर खाना खा लो, अभी मेरा डिनर करने का मन नहीं है, जब मुझे भूख लगेगी तब खाना खा लूँगी। ये कह वीरांगना बेड पर बैठ जाती है। वो लड़की जिद भरी आवाज़ में कहती है, नहीं, आप हर बार ऐसा ही करती हो, कभी आपको भूख लगती ही नहीं, कभी आपको काम ज़्यादा होता है तो कभी आप खाना खाते ही नहीं, पर आज यह सब नहीं चलेगा, आप अभी के अभी मेरे साथ खाने चलेंगे। ये कह वो लड़की वीरांगना का हाथ पकड़ लेती है। वीरांगना बिना कुछ कहे बेड से खड़ी होती हैं और उस लड़की के साथ कमरे से बाहर खाना खाने आ जाती है। वीरांगना जाकर खाने की टेबल के पास बैठ जाती है और वो बच्ची रसोई से खाना लाने चली जाती है।
वीरांगना अपना फ़ोन टेबल पर रख देती है। इतने में वो बच्ची खाना लेकर आ जाती हैं। वीरांगना खाना अपनी प्लेट में डालती हैं और उस बच्ची से कहती है, मिष्टी चलो आप भी आकर खाना खा लो। मिष्टी भी जाकर कुर्सी खींचकर बैठ जाती हैं और अपने लिए प्लेट में खाना निकालती है। वीरांगना ने अभी एक ही निवाला अपने मुंह में डाला था कि उसके फ़ोन में मैसेज की नोटिफिकेशन बजती हैं। वो जैसे ही अपना फ़ोन उठाकर मैसेज देखती हैं तो मिष्टी उसके हाथ से फ़ोन छीनकर साइड में रखते हुए कहती है, नहीं, अभी आप अपने काम को भूलकर पहले खाना खा लो, उसके बाद काम कर लेना। वीरांगना मिष्टी की बात सुन अपना हाथ फ़ोन की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, मिष्टी बच्चों एक बार मुझे देख लेने दो कि किसका मैसेज है, क्या पता कोई ज़रूरी मैसेज हो। मिष्टी वीरांगना के हाथ से फ़ोन दूर करके कहती है, नहीं, पहले आप खाना खा लो, उसके बाद फ़ोन देखना। ये कहकर मिष्टी खाना खाने लगती हैं और उसे देख वीरांगना भी खाना खाने लग जाती हैं। वीरांगना दोबारा से कुछ बोलकर खाना खाने लगती है, पर अभी भी उसका ध्यान अपने फ़ोन की तरफ ही था। वो जल्दी से खाना ख़त्म करती है और अपने हाथ साफ करते हुए कहती है, बच्चों देखो मैंने खाना खा लिया, अब लाओ मेरा फ़ोन जल्दी से मुझे दे दो। ये कह वीरांगना अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो वो बच्ची उसे उसका फ़ोन दे देती है। वीरांगना अपना फ़ोन पकड़ लेती है और वहाँ से जाते हुए कहती है, मिष्टी बहुत ज़्यादा शैतान हो गए हो आप, बहुत परेशान करने लगे हो आप हमें। ये कह वीरांगना वहाँ से जाने लगती है तो वो बच्ची मिष्टी कहती है, अच्छा पर आप भी आजकल बहुत ज़्यादा व्यस्त और बहुत ज़्यादा गुस्से वाली बनती जा रही हो, पता नहीं जीजू आपको कैसे संभालेंगे। मिष्टी की बात सुन वीरांगना के कदम रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़कर मिष्टी से कहती हैं, बच्चों आप इतना मत सोचो, क्योंकि अगर भगवान ने किसी को मेरे लिए बनाया होगा तो वो ज़रूर कुछ अलग सा होगा, क्योंकि मेरे लिए साधारण लड़का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मिष्टी अपनी आंखें घुमाते हुए कहती है, हाँ ये भी आप सही कह रही हो, क्योंकि अगर वीर सबसे अलग है तो उसका पति भी सबसे अलग होगा। वीरांगना उसकी बात सुन कहती है, मिष्टी बच्चों बस करो अब और जाकर सो जाओ, क्योंकि कल आपको स्कूल जाना है और कल मैं आपकी कोई छुट्टी नहीं करवाऊंगी। ये कह वीरांगना अपने कमरे में चली जाती हैं। मिष्टी भी वीरांगना की बात मानकर अपने कमरे में चली जाती हैं। वीरांगना कमरे में आकर मैसेज देखती है तो उसमें लिखा होता है, कर लो कोशिश जाने मन कितनी भी, लगा लो शर्तें जितनी भी, लौट कर तो तुम्हें हमारे पास ही आना होगा, अपने दिल को हमारे हाथ में देकर तुम्हें हमारा होना ही होगा। वीरांगना जब मैसेज स्क्रॉल करती है तो नीचे लिखा होता है, आई लव यू मेरी जान एंड बैड नाइट। वीरांगना जब पूरा मैसेज पढ़ती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपना फ़ोन बेड पर फेंक देती है और गुस्से में कहती है, यह निश्चल मेहता खुद को समझता क्या है, लगता है अभी इसे वीरांगना राठौर के बारे में पता नहीं है कि वो कौन सा ज्वालामुखी है। बहुत जल्द तुम्हारा यह सो कॉल्ड दीवानापन है ना, मेरे लिए वो हवा में उड़ जाएगा और तब तुम्हें पता चलेगा कि निश्चल मेहता की तुम किस ज्वालामुखी को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे थे। जायसवाल मैंसन। जायसवाल परिवार एक साथ खाना खा रहा था। तभी मिस्टर विजय जायसवाल, जिनसे आज वीरांगना ने शेयर्स लेने की बात करी थी, कहते हैं, अविनाश बेटा, हमने अपनी टेक्सटाइल कंपनी के बारे में कुछ सोचा है और वो हम आपको बताना चाहते हैं, इसलिए आप आज खाना खाने के बाद हमसे बात ज़रूर कर लेना। अविनाश अपना सर हिलाते हुए कहता है, ठीक है चाचा जी। यह कह वह खाना खाने लग जाता है। जायसवाल परिवार के बारे में। जायसवाल परिवार भारत के जाने माने रईसों में से एक था। उनका एक टेक्सटाइल का बिजनेस था और दूसरा उनका ज्वेलरी का बिजनेस। परिवार के मुखिया मिस्टर जायसवाल विजय जायसवाल थे और उनकी पत्नी सुप्रिया जायसवाल थी। मिस्टर विजय जायसवाल का एक छोटा भाई भी था जिनका नाम अनुज जायसवाल था, पर कुछ सालों पहले उनकी मौत हो चुकी थी और उनकी पत्नी तो उनके बेटे के जन्म के समय ही भगवान के घर चली गई थी। उनका बेटा अविनाश जायसवाल था, जिसे मिस्टर विजय जायसवाल ने कभी अपने बेटे से अलग नहीं समझा। अब बारी आती है मिस्टर विजय जायसवाल के बेटे से मिलने की। उनके बेटे का नाम अयांश जायसवाल और उनकी एक बेटी जिनका नाम अनामिका जायसवाल है। अयांश और अनामिका आज डिनर के वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे,
क्योंकि वो आज अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए थे। तो इतनी जानकारी के बाद चलिए हम आगे चलते हैं। मिस्टर विजय अपनी बात जब कह चुके तब सुप्रिया जी उनसे कहती हैं, सुनिए, आज फिर से अनामिका की शादी के लिए एक रिश्ता आया था। जब मैंने अनामिका से इस बारे में बात की तो उसने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। अब आप ही उसे समझाओ। वो पता नहीं कितने लड़कों को मना कर चुकी हैं। अभी उसके लिए बिना ढूंढे इतने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, तो हमें भी उनकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। ये कहकर सुप्रिया जी विजय जी की तरफ देखने लगती हैं। विजय जी खाना खत्म कर हाथ साफ करते हुए कहते हैं, सुप्रिया, आप अनामिका की शादी की इतनी फिक्र क्यों करती हो? अभी तो उसके लिए हमारे बिना ढूंढे ही रिश्ते आ रहे हैं। तो ज़रा सोचिए, जब हम खुद अपनी लाडली के लिए लड़का ढूंढेंगे तो वो कोई राजकुमार ही होगा। इसलिए आप इतनी जल्दी चिंता मत कीजिए। शादी तो करनी ही है, पर हम चाहते हैं कि हमारी बिटिया कुछ और देर हमारे साथ रहे। सुप्रिया जी भी हाथ साफ कर कहती हैं, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। विजय जी वहाँ से उठकर चले जाते हैं और उसके साथ ही अविनाश भी उठकर अपने कमरे में चला जाता है। अंधेरी रात में एक लड़का कान में फ़ोन लगाए उस सुनसान रास्ते पर चला आ रहा था। वो लड़का कहता है, उसकी बेटी भी अब हमारा शिकार होगी। जान बसती है उसकी अपनी बेटी में, इसलिए अब उसकी बेटी के ज़रिए हम अपना काम करेंगे। पर हाँ, एक और बात, उसके परिवार को इस बात के बारे में कुछ भी पता ना चले, क्योंकि अगर उस जायसवाल को इस बारे में पता चल गया तो वो मदद के लिए सीधा वीरांगना के पास जाएगा। इसलिए अपना काम ध्यान से करना। ये कहकर वो लड़का कॉल कट कर देता है और उस अंधेरे में चलते चलते वो गायब हो जाता है। अविनाश विजय जी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है। विजय जी अविनाश को देखकर कहते हैं, आओ बेटा, अंदर आओ। अविनाश अंदर आता है और कहता है, बोलिए बड़े पापा, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? ये कह अविनाश वहाँ विजय जी के सोफे के सामने पड़े सोफे पर बैठ जाता है। विजय जी अपना लैपटॉप बंद कर कहते हैं, बेटा, मैंने हमारी कंपनी के लिए एक फ़ैसला लिया है। ये बात तो तुम भी जानते हो कि हमारी कंपनी थोड़े घाटे में चल रही है, जिस वजह से कंपनी के शेयर्स नीचे गिर रहे हैं। इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि हम अपनी कंपनी के शेयर्स वीरांगना राठौर को दे रहे हैं, जिससे हमारी कंपनी भी बच जाएगी और हमें फ़ायदा भी होगा। अविनाश वीरांगना का नाम सुनकर कहता है, पर बड़े पापा, क्या वीरांगना हमारे शेयर्स लेने के लिए तैयार हो गई हैं? विजय जी कहते हैं, हाँ, मैंने उनसे बात की है और वो अपना फ़ैसला कल मुझे बताएंगी। तुम्हें हमारे इस फैसले से कोई परेशानी तो नहीं है ना बेटा? अविनाश उसकी बात सुन कहता है, नहीं बड़े पापा, मुझे आपके फ़ैसले से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर आपने कोई फ़ैसला लिया है तो कुछ सोचकर ही लिया होगा। अविनाश की बात सुन विजय जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अविनाश वहाँ से उठते हुए कहता है, बड़े पापा, वो मुझे कुछ ज़रूरी काम था, तो क्या मैं जाऊँ? विजय जी उससे कहते हैं, हाँ बेटा, जाओ। अविनाश विजय जी को गुड नाइट कह वहाँ से चला जाता है। अपने कमरे में आकर अविनाश बेड पर बैठ जाता है और खुद से कहता है, वीर हमारी कंपनी के शेयर्स ले रही हैं और उसने मुझे इस बारे में बात क्यों नहीं की? आज तो हमारी बात भी हुई है, तब भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। कोई बात नहीं, कल उससे बात करूँगा। ये कहकर अविनाश वहाँ से उठता है और अपना लैपटॉप उठाकर काम करने लग जाता है। सभी खाना खाकर अपने कमरे में जा चुके थे कि तभी घर में एक लड़का और एक लड़की आते हैं। लड़के की हाइट 6 फुट होगी, मस्कुलर बॉडी, स्माइली चेहरा और स्माइल के पीछे कुछ ऐसा जादू जो लड़कियों को पागल बना दे। और उसी के साथ खड़ी लड़की की हाइट करीब उस लड़के के कंधे तक थी। घुटनों तक की एक ब्लैक ड्रेस, काले लंबे बाल, सामने बालों के बैंग्स, क्यूट सा चेहरा और आंखों में शैतानी। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहती हैं, चलो भाई, हम चलकर पापा को ये बता आते हैं कि हम लोग घर आ गए हैं, वरना पापा परेशान हो जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि पापा अभी तक सोए नहीं होंगे। ये कहकर वो लड़की उस लड़की की तरफ देखती हैं। वो लड़का भी उसकी बात सुनकर कहता है, ठीक है अनी, चल हम पापा को ये कहकर आते हैं।
लड़का और लड़की विजय जी के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। विजय जी के कमरे में जाकर वो लड़की सीधा उनके गले से लग जाती है और कहती है, पापा आपको पता है आज मैंने कितने दिनों बाद अपने दोस्तों के साथ मस्ती करी, पर आपको पता है उनमें भी अयांश भाई मुझे रोक रहे थे। ये कहकर वो लड़की विजय जी की तरफ देखने लगती है। अयांश मन में उसकी बात सुनकर कहता है, नौटंकी। विजय जी उस लड़की से कहते हैं, अनामिका कोई बात नहीं, वो तुम्हारा बड़ा भाई है इसलिए तुम्हें किसी वजह से ही रोकता होगा। अभी बहुत रात हो गई है, तुम लोग जाकर सो जाओ। अनामिका उनसे दूर होती हैं और वो दोनों भाई बहन उनको गुड नाइट कहकर वहाँ से चले जाते हैं। विजय जी उनके जाने के बाद कहते हैं, भगवान मेरे बच्चे को हमेशा खुश रखना। इधर वीरांगना अपना काम खत्म करके बेड से खड़ी होती है और कमरे से निकलकर अपने कमरे के सामने वाले कमरे में चली जाती हैं। वो कमरे का दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं कि मिष्टी आराम से कंबल ओढ़े सोई हुई हैं। वीरांगना मिष्टी के पास आ जाती हैं और उसके पास बैठकर उसका सिर पलोसते हुए कहती है, मेरी बच्चू, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें आजकल टाइम नहीं दे पा रही हूँ, पर मैं क्या करूँ, पूरा बिजनेस संभालना होता है, इसलिए खुद के लिए और तुम्हारे लिए टाइम ही नहीं मिलता। पर तुम्हें देखकर हमेशा मम्मा की याद आ जाती है, क्योंकि तुम मुझे कभी कभी ऐसे ट्रीट करती हो जैसे मम्मा करती थी। बच्चों तुम्हें देखकर मम्मा की बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है उनकी। ये कहकर वीरांगना मिष्टी के माथे पर किस करती हैं और उनको कंबल सही से उठाकर वहाँ से चली जाती है। वीरांगना के जाने के बाद मिष्टी अपनी आंखें खोलती हैं और कहती है, दी आपकी ज़िंदगी में बहुत दर्द भरा है, ये मैं जानती हूँ, पर मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करे जिससे आपकी गुम सी हो चुकी हंसी और आपकी ज़िंदगी का रास्ता भूल चुकी खुशी आपको मिल जाए। ये कहकर मिष्टी करवट लेकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वीरांगना अपने कमरे में आती है और अपने टेबल पर रखी एक औरत की फ़ोटो को किस करती है और कहती है, मम्मा क्या इस दुनिया में आपकी बेटी को कोई नहीं समझ सकता? पर कोई बात नहीं, अगर कोई मुझे नहीं समझ सकता इस बात से मुझे कोई परेशानी नहीं। लव यू मम्मा। ये कहकर वीरांगना फ़ोटो को दोबारा टेबल पर रख बेड पर लेट जाती हैं और आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगती हैं। सुबह 9 बजे अयांश विजय जी के सामने बैठा हुआ था। विजय जी अपनी बात कहना शुरू करते हैं, अयांश मैं तुमसे हमारी कंपनी के रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात को सुनोगे, समझोगे और उसके बाद जो मैं बोलूँगा उसका जवाब दोगे। अयांश हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है, जी पापा। विजय जी अपनी बात शुरू करते हैं, अयांश हमारी कंपनी अभी लॉस में चल रही है और उसके शेयर्स भी गिरते जा रहे हैं। अपनी कंपनी को बचाने के लिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं कंपनी के शेयर्स वीरांगना राठौर को दे दूं। इससे हमारी कंपनी बच भी जाएंगी और हमें नुकसान भी नहीं होगा। पर बेटा बात ये नहीं है, वीरांगना राठौर हमारे शेयर्स पहले से ही लेना चाहती थी। कल मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनके सामने शर्त रखी कि अगर वो तुमसे शादी कर ले तो मैं अपनी कंपनी के शेयर्स उसे दे दूँगा। अयांश थोड़ा चौंक कर कहता है, क्या पापा आप ये क्या कह रहे हो? आप जानते हो कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता और उससे भी बड़ी बात यह है कि मैं उसे शादी करने को बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता जिससे सौदा हो। सॉरी पापा, पर मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। विजय जी अयांश की बात सुनकर कहते हैं, देखो अयांश तुम बात को समझो, अगर हमारी कंपनी के शेयर्स एक पावरफुल इंसान के हाथों में नहीं गए तो हम डूब जाएंगे। हमारी इतनी मेहनत से खड़ा किया हुआ बिजनेस मिट्टी में मिल जाएगा। पापा मतलब कि तुम्हारे दादू ने ये बिजनेस बहुत मेहनत कर खड़ा किया था, अगर ये बिजनेस मिट्टी में मिल गया तो तुम सोचो कि पापा क्या गुजरेगी जिन्होंने इतनी मेहनत से बिजनेस खड़ा किया। अयांश अब तुम ही कंपनी को डुबाने से बचा सकते हो। यह कहकर विजय जी अयांश की तरफ देखने लगते हैं जो किसी सोच में गुम था। अयांश अपनी सोच से बाहर आकर कहता है, पर पापा मुझे ये बात समझ नहीं आई कि आप कंपनी के शेयर्स बेचना चाहते हो और वीरांगना राठौर को शेयर्स देकर आपको फ़ायदा भी होगा
पर जब वीरांगना राठौर पहले से ही आपकी कंपनी के शेयर्स लेना चाहती हैं तो आप उनके सामने ऐसी शर्त रख कर क्यों रख रहे हो? विजय जी एक ठंडी सांस लेते हुए कहते हैं, बेटा बात यह है, मैं तुम्हें सही समय आने पर बताऊंगा, पर वीरांगना से शादी तुम्हें करनी होगी। आज वीरांगना राठौर तुमसे मिलने 4 बजे कैफ़े 21 आ रही हैं, इसलिए तुम एक बार उनसे बात कर लेना। और हाँ, उसके सामने कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल देना, क्योंकि तुम जानते हो कि वीरांगना राठौर कौन है। अयांश कहता है, पर पापा मैं उनसे शादी नहीं करना चाहता, ना उससे मिलना चाहता हूँ, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? विजय जी अयांश की ना सुन परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा अगर तुमने वीरांगना से शादी नहीं की तो एक बात याद रखना कि हमारी कंपनी के साथ साथ हमारा परिवार भी नहीं बचेगा। हमारे परिवार को किसी से खतरा है, इसलिए तो मैं ऐसा करने को कह रहा हूँ। अब बाकी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर विजय जी वहाँ से अयांश को एक कसमकस में छोड़कर चले जाते हैं। वीरांगना तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए आती हैं तो उसे टेबल पर रखी गोभी के पराठे दिखाई देते हैं। वीरांगना पराठे देखकर जल्दी से जाकर कुर्सी पर बैठ जाती हैं और मिष्टी को आवाज़ लगाते हुए कहती है, बच्चू, मिष्टी बच्चू जल्दी यहाँ आओ और बाकी के काम बाद में कर लेना, जल्दी इधर आओ। मिष्टी अपनी स्कूल ड्रेस पहने वहाँ आती हैं और वीरांगना से कहती हैं, क्या दीदी आप भी पराठे देकर इतना खुश क्यों हो जाती हो? आपने कभी बाकी लड़कियों को देखा है कि कैसे खुद को फिट रखने की कोशिश में इन चीज़ों से दूर भागती हैं, और एक आप हो जो ऐसी चीज़ें खाती रहती हो। मैं कह रही हूँ एक दिन आप ऐसे खाना खा खा कर मोटे हो जाओगे। ये कहकर मिष्टी खुद के लिए एक प्लेट में खिचड़ी निकालती हैं और खाने लगती हैं। वीरांगना अपना मुंह सिकोड़ते हुए कहती है, हाँ यही बात तो है कि मैं दूसरी लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मुझे ये भी पता है कि क्यों तुम मुझे ये सब कह रही हो। बच्चों पहले तुम भी पराठे ठूस ठूस कर खाती थी, पर अब डॉक्टर ने ऑयली चीज़ें खाने से मना किया है, तो मुझे ये सब खाते देख तुम जल रही हो ना। मिष्टी वीरांगना की बात सुन नकली हंसी हंसते हुए कहती है, नौटंकी करते हुए कहती हैं, ही दीदी जलन, और वो भी इस बात से। आपको पता है मैं इन ऑयली चीज़ों को खाना छोड़कर कितनी फिट और फाइन हो गई हूँ। अब आप इतनी ऑयली खाना खाती हो, इसलिए और भी ज़्यादा मोटी होती जा रही हो, और अब थोड़ी कसरत करना शुरू कर दो, वरना आप जितनी मोटी हो जाओगी कि सभी आप पर हंसेंगे। ये कहकर मिष्टी हंसने लगती हैं। वीरांगना थोड़ा नौटंकी वाला गुस्सा करते हुए कहती हैं, अच्छा बच्चों, मैं मोटी नहीं हूँ और ना ही होने वाली हूँ। अब तुम चुपचाप अपनी खिचड़ी खाओ, इसके बाद मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आती हूँ। वीरांगना की बात सुनकर मिष्टी अपना मुंह बनाकर खिचड़ी खाने लगती हैं और वीरांगना भी बड़े मज़े से पराठे खाने लगती हैं। वीरांगना देखती हैं कि मिष्टी बड़े अजीब मुंह बनाकर खिचड़ी खा रही हैं, तो वह मुस्कुराने लगती हैं और फिर अपना खाना खाने लगती हैं। अयांश गाड़ी में बैठा ड्राइविंग करते हुए कुछ सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके दिमाग में विजय जी की कई बातें घूम रही थीं और वो उनकी कई बातें सोचकर परेशान हो रहा था। उसका दिमाग इन बातों के लिए काम ही नहीं कर रहा था। उसने अपना ध्यान सभी बातों से हटाने के लिए गाने चला दिए। वो थोड़ी दूर ही आया था कि उसने अचानक ही ज़ोर से गाड़ी में ब्रेक लगा दी, क्योंकि सामने सड़क पर भीड़ लगी हुई थी। अयांश गाड़ी से बाहर निकला और भीड़ को साइड करते हुए आगे जाने की कोशिश करता है। भीड़ को साइड कर जब वो सामने आता है तो देखता है कि एक लड़की ब्लैक जींस, ब्लैक हुडी, पैरों में ब्लैक जूते और अपने बालों को बांधते हुए वीरांगना। यह बात कोई नहीं जानता वहाँ पर कि वो वीरांगना है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि इतनी रिच और पावरफुल होने के बावजूद भी उसे वहाँ पर कोई क्यों नहीं पहचान पाता है। अपने साइड खड़े गुंडों को, टोलों को कहती हैं, बोल बे, क्या बीमारी है तुझे? उनमें से एक गुंडा कहता है, ये देख, हमारा और तेरा कोई लफड़ा नहीं है, इसलिए बीच में मत बोल। हमें बस यह लड़की चाहिए, हमें इस लड़की को लेकर जाने दे और तू भी यहाँ से जा। यह कहकर वो गुंडा वीरांगना के पास खड़ी एक डरी सहमी सी लड़की का हाथ पकड़ने ही वाला होता है कि वीरांगना उस गुंडे का हाथ पकड़ लेती है
और उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए कहती है, तुझे एक बार में कहीं बात समझ नहीं आती क्या? दूसरी बार कह रही हूँ कि यहाँ से दफ़ा हो जा, वरना जो तेरे साथ होगा उसका खुद जिम्मेदार होगा तू। वीरांगना की बात सुनकर वहाँ खड़े दूसरा गुंडा अपनी बंदूक निकाल कर कहता है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और अगर तू नहीं मानी फिर जो तेरे साथ होगा उसके बाद तेरा क्या होगा यह हम भी नहीं जानते। यह कहकर वो गुंडा वीरांगना के साथ खड़ी लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उसे गाड़ी में बिठाने ही लगता है कि वो लड़की खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और मदद के लिए आसपास भीड़ की तरफ देखती है, पर कोई भी भीड़ से निकलकर उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। तो वो लड़की हताश होकर खुद से ही उसे छूटने की कोशिश करने लगती है। एक वो गुंडा उसे गाड़ी में बिठा रहा होता है कि तभी पीछे से कोई उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उसे पीछे की तरफ खींच लेता है। इस बार वीरांगना नहीं, अयांश वहाँ पर था। वो लड़की रोते हुए अयांश की तरफ देखने लगती है। वो गुंडा अयांश की पकड़ छुड़ाकर उस पर वार करने वाला होता है कि अयांश उस आदमी का हाथ पकड़कर उसके पेट में और उसके मुंह पर एक घूंसा जड़ देता है। जो आदमी नीचे ज़मीन पर गिर जाता है, उस आदमी के गिरते देख एक और गुंडा आता है और अयांश पर चाकू से वार करने लगता है, पर अयांश उसका वार रोककर उसे ही धूल चखा देता है। अयांश गुंडों से भिड़ने में व्यस्त था कि पीछे से एक गुंडा अपने हाथ में चाकू लिए उस पर वार करने वाला होता है कि वीरांगना आकर उस आदमी का हाथ पकड़कर उसके एक घूंसा जड़ देती है। वो आदमी अयांश से दूर हो जाता है और दोबारा से वीरांगना पर वार करने लगता है। वीरांगना उसके पेट में अपनी लात से जड़ देती है। लात खाते ही वो गुंडा जमीन पर गिर जाता है। अयांश और वीरांगना दोनों ही उन गुंडों की मार पिटाई में लगे हुए थे। इतनी मार खाने के बाद गुंडों को अकल आ गई कि उन दोनों के सामने उनकी नहीं चलने वाली, तो वो लोग जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। उनमें से एक गुंडा मुड़कर उन दोनों को धमकी देते हुए कहता है, तुम दोनों को तो हम बाद में देख लेंगे। यह कहकर वो गुंडा वहाँ से भाग जाता है। वीरांगना गुस्से से भीड़ की तरफ देखती हैं और कहती हैं, आप लोग यहाँ पर क्या तमाशा देख रहे हो? जाकर अपना काम कीजिए। वीरांगना की बात सुन वहाँ भीड़ कम होने लगती है। वीरांगना अपनी गाड़ी के पास जाकर पानी की बोतल निकालती है और उस लड़की को पानी पीने को देती है। अयांश साइड में पड़ा उस लड़की का दुपट्टा उठाता है और उस लड़की की तरफ बढ़ा देता है। वीरांगना अपनी आंखें घुमाकर अयांश की आंखों में देखती हैं। अयांश भी वीरांगना की तरफ देखता है तो वीरांगना उस लड़की से कहती है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। ये लड़की पानी पीकर कहती है, आप दोनों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आप लोगों ने आज मुझे बचा लिया, वरना मेरे साथ क्या होता यह मैं सोच भी नहीं सकती थी। आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए फिर से धन्यवाद। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊँगी, पर अब मैं आपको और परेशानी नहीं दूँगी, मैं खुद से घर चली जाऊँगी। वीरांगना उससे कहती है, नहीं, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। तुम एक इंसान हो और अगर हम ही एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? और अकेले मैंने ही नहीं, इन्होंने भी तुम्हारी मदद की है, पर हमेशा हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं आ सकता, इसलिए खुद को मजबूत बनाना सीखो। वीरांगना की बात सुन वो लड़की हाँ में सर हिलाती है और कहती है, अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि घर पर सभी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। यह कहकर वो लड़की वहाँ ज़मीन पर पड़ा अपना पर्स उठाती हैं और चली जाती हैं। वीरांगना और अयांश एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वीरांगना अपने बाल ठीक करते हुए वहाँ से चली जाती है। अयांश वीरांगना को जाते हुए देखता है और अपने मन में सोचता है, बवाल। फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। कैसी लगी आप लोगों को ये नई कहानी? पढ़ के ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नेक्स्ट करके कमेंट कर दीजिएगा।